इसके बाद बच्चों के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। जैसे हम एक के पीछे एक, यूजुअली हमारे क्लासरूम का वही सीन होता है। तो जब हम वैसे बच्चों को बैठाते हैं तो जगह की कमी के कारण अक्सर हम ये नहीं देख पाते कि बच्चे ने जो लिखा है वो कैसे लिख रहा है। हम शुरुआत के कुछ बच्चों को देख पाते लेकिन सभी को नहीं देख पाते। तो इसलिए मैंने अपनी कक्षा की व्यवस्था भी थोड़ी सी बदली थी, ताकि मैं सभी बच्चों के पास आसानी से पहुंच सकूं और उन सबको भी ये लगे कि मैं मैडम के बराबर करीब हूँ, क्योंकि ये भावना भी बच्चे में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। तो ये किया। इसके बाद फिर जैसे भाषा शिक्षण में आईसीटी का उपयोग तो किया ही है, और साथ ही साथ कभी कभी मैंने पेंटिंग का भी उपयोग किया है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो हम बताना चाहते हैं वो हम भाषा के जरिए बार बार बता रहे हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए। तो जब हम वही चीज उनको एक पेंटिंग में दिखा देते हैं, एक पूरी कविता, तो वो उनके लिए बहुत असर करती है। उन पर वो चित्र उनके दिमाग में रह जाता है और आगे जाकर वो उस चित्र के माध्यम से उस पूरी कविता को रिलेट कर लेते हैं। इसके अलावा गतिविधियों के अंतर्गत बहुत सारे खेल हैं जो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, और उसमें समय लगता है। अगर मान लीजिए आपने प्लान किया हुआ है खेल या गतिविधि और आपकी सारी चीजें आपके साथ है, मतलब जितना सामान चाहिए वो सब आपके साथ है, फिर तो आपकी गतिविधि समय पर हो जाएगी। तो आपको कक्षा से पहले भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो गतिविधियां होती है उसमें बच्चे बहुत रुचि लेते हैं, और उसमें खास बात ये होती है कि जो हम शिक्षक हैं, हमारा ये दायित्व होता है कि हम अंतिम बच्चा है उस तक हम अपनी पहुंच बनाएं। तो गतिविधि के माध्यम से हमें यह मौका मिलता है कि हम सभी बच्चे को ओपन अप कर पाते हैं, यानी कि सारे बच्चे अपनी बात को सामने रख पाते हैं, कुछ परफॉर्म कर पाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह की कुछ गतिविधियां हैं जिसके जरिए मैंने भाषा शिक्षण को और ज्यादा सशक्त करने का प्रयास किया है। एक सवाल आ रहा है और मुझे लग रहा है ये बहुत रेलेवेंट भी है। एक सुरीता गुप्ता जी है, उन्होंने कहा कि मैम जो बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या नहीं देते हैं, उनके लिए अगर थोड़ा ट्विक करें सवाल में, तो आप क्या करते हैं, आप क्या क्या किया जाए? ये जो मैंने गतिविधियों की बात कही है ये उन्हीं के लिए है। जब हम उनसे सीधे सवाल करते हैं तो वो जवाब नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन हमें तो पता है कि मतलब टीचर की आंखें बड़ी तेज होती है, तो वो देख के पकड़ लेते हैं कि कौन बच्चा जो है वो जवाब देने वाला है, मुखर है, और कौन बच्चा जो एकदम चुपचाप से है, और कौन बच्चा ऐसा है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो गया है और वो उठ के जवाब देना नहीं चाहता है। तो जब हम खेल करते हैं तो उस वक्त में क्या होता है कि सभी पैरेलल होते हैं, एक जैसे ग्रुप में होते हैं। उस वक्त धीरे धीरे करके बच्चे आपसे खुलने लगते हैं, और जब अगर किसी ऐसे बच्चे ने आपसे 1 या 2 बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर ली, तो आप मान लीजिए कि अब आप उसे कुछ भी करवा सकते हैं। यानी कि बच्चे के साथ आपका एक भावनात्मक संबंध होना चाहिए, और जब ये संबंध आपका बन जाता है तो कोई भी बच्चा आसानी से आपकी बात को सुनता भी है और वो जवाब भी देता है। जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैम मुझे डांटेंगी नहीं अगर मेरा गलत भी हो तो, या फिर पूरे क्लास में मेरा अपमान नहीं हो जाएगा अगर मैं गलत भी बोलूं तो, ऐसा एक भयमुक्त माहौल अगर हम बना देते हैं तो फिर बच्चे रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा नैरेटिव था, और मुझे लगता है सुनीता जी का प्रश्न काफी रोचक था, और होपफुली आपको आंसर भी मिला होगा। एक एक और खास चीज जो हमारे साथ जब सब लोग जुड़े हुए हैं, निरुपमा जी आप बोकारो में कार्यरत हैं, लेकिन आपका रूट जो है वो बिहार में मधुबनी जिला से। और एक खास चीज है कि आप अपने जो पढ़ाई लिखाई है, जो खास करके शुरुआती तो रही है, जो टीचिंग का वर्क है उसमें भी आप आर्ट को यूज करते हैं, कला का यूज करते हैं। हिंदी साहित्य के आप एक तरह से पुजारी हैं, ये काम करते हैं, आप हिंदी पढ़ाती हैं बच्चों को। हिंदी का कला के साथ किस तरह से सामंजस्य आप बनाती हैं, और खासकर मैंने देखा कि मधुबनी पेंटिंग के थ्रू आप कुछ चीजें समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ये हिंदी और कला का बीच के संबंधों को बताइए और कैसे आप काम करते हैं इसके बारे में। देखिए, साहित्य और कला का तो संबंध है ही, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। बस ये है कि उस संबंध को आप कैसे सामने ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी शिक्षक हैं उनके अंदर जरूरी नहीं है कि आर्ट की ही क्वालिटी हो, कुछ और भी हो सकता है। तो आपके अंदर जितने भी गुण हैं उन सभी का इस्तेमाल आप शिक्षण में कर सकते हैं, और इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच भी बोलते हैं, या फिर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे चीजों को मिक्स करके भी आप अच्छी क्लास ले सकते हैं। और मधुबनी पेंटिंग जो है वो मुझे आती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसका भी इस्तेमाल करूँ
और साथ ही साथ जो झारखंड की कला है उसको भी मैं अभी सीख रही हूँ, सोहराय पेंटिंग। तो मुझे लगता है कि उस दोनों को मिलाकर भी अगर मैं अपनी कक्षा में उपयोग करती हूँ तो बच्चे जाने अनजाने कलाओं के प्रति भी रुचि लेते हैं और साहित्य में भी उनकी रुचि बढ़ती है। और इससे वो सिर्फ मधुबनी पेंटिंग एक बहाना है, इसके जरिए वो लोक चित्रकला की ओर उन्मुख होते हैं कि अच्छा मैम तो वहाँ की है तो इनको वो चित्रकला आती है, हम तो झारखंड के हैं, हमारी चित्रकला हमें आती है या नहीं। या कुछ बच्चे बंगाल के हैं तो वो ये भी सोचते हैं हम तो बंगाल के हैं तो हमारी जो लोक चित्रकला है वो कैसी होती है। तो ये बस बच्चों को उसकी तरफ सोचने की एक दिशा प्रदान करता है। एक और जो खास चीज आपके यहाँ पे जो इनिशिएटिव जो आपने लिया वो बुक बैंक आपने बनाया, और साथ ही साथ में जो पढ़ने लिखने का जो काम है उसको थोड़ा जॉयफुल बनाने की कोशिश की, आनंददायी बनाने की कोशिश की। इसके बारे में भी थोड़ा सा शेयर करें कि ये बुक बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है और जॉयफुल लर्निंग के लिए आप क्या करते बुक बैंक का ऐसा है कि हमारे यहाँ लड़कियों को मुफ्त किताबें मिलती हैं झारखंड में, लेकिन लड़कों को मुफ्त किताबें नहीं मिलती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में जिन्हें ज़रूरत होती है, मतलब कि उन्हें भी फ्री में पुस्तक मिल जाए तो उनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये चीज़ हमेशा मुझे कचोटता था जब बच्चे लड़के अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैम लड़कियों को फ्री में पुस्तकें मिलती हैं, हमें क्यों नहीं मिलती। तो मैंने ये प्रयास किया कि जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं वो अपनी किताबें स्कूल में दे दें, डोनेट करें, और उन किताबों को हम उन बच्चों तक पहुंचा दें जो नीडी है। तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी बच्चों का मिला है कि लड़कियों ने जिन्हें मुफ्त में किताबें पिछले साल मिली थी उन लोगों ने अपनी पुरानी किताबें जमा की, और उन पुरानी किताबों को हमने 9वीं में जो नए बच्चे आए लड़के उनको हमने दे दिया। तो इस तरह से मुझे लगा कि ये काम काफी अच्छा है और बच्चों तक आसानी से किताबें पहुंच गई है। और दूसरा जो है जॉयफुल लर्निंग, उसके पीछे मुझे ये लगता है कि बाकी जब हम बाकी कक्षाओं में जब भी हम जाते हैं वहाँ पर विषय आधारित कक्षाएं होती हैं, उसमें बहुत तथ्य होते हैं और हमारा मन उसके लिए थकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भाषा की कक्षा होती है इसमें आके बच्चे आनंद पूर्वक रहें और वो अपने तनाव को कम करने के लिए साहित्य का सहारा लें। तो इससे क्या होता है, मेरा मकसद और आसान हो जाता है। जब हम किसी काम को खुश होकर करते हैं तो ज्यादा ही कर जाते हैं, तो इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली आवश्यकता है वो ये है कि बच्चे पढ़ना लिखना अच्छे से सीख जाए और इसमें अपनी अभिव्यक्ति करना भी सीख जाए, साहित्य के विविध रूपों को भी जान जाए। और इसमें जो मैगजीन होती है वो बहुत उपयोगी होती है। और जेईपीसी के द्वारा एक मैगजीन है पंख, जो जूनियर क्लासेस के लिए पंख जूनियर और सीनियर क्लासेस के लिए पंख सीनियर के नाम से आती है। तो इसका उपयोग भी मैंने अपने विद्यालय में किया है और इस पत्रिका के माध्यम से बच्चे बहुत आसानी से उनको देख लेते हैं। वो कविताएं पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, उसमें जो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान संबंधी चीजें भी होती हैं तो वो उसको आसानी से पढ़ भी लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है या मेरी कुछ ऐसी क्लास है जिसमें मुझे पढ़ना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आनंददायी कक्षा है ये आधे घंटे की जरूर होनी चाहिए ताकि बच्चे फ्रीली थोड़ा सा पढ़ लें और एक दूसरे को वो लोग कहानी भी सुनाते हैं। तो इससे जो आपने कहा था, जो प्रश्न था उनका कि जो बच्चे रेस्पॉन्स नहीं करते उनके साथ क्या करें, तो इस तरह की कक्षाओं में वो बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लीजिए कहानी सुनानी है तो समूह में मैंने कह दिया कि अब तो आज कहानी तुम्ही को सुनानी है, पढ़ लो अच्छे से। अब वो कहानी सुनाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं जो बोलूंगा वो लोग सुनेंगे। इस तरह से इसके माध्यम से कई सारी चीजें रिलेट हो जाती है। एक काफी होता है ना कि शिक्षक के नाते हम क्लासरूम में काफी फोकस्ड रहते हैं, बच्चों की लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केवल पढ़ना लिखना आइसोलेशन में नहीं होता, उसके साथ साथ में एक सामाजिक रूप से भी संवेदनशील बनाने की कोशिश हमारी तरफ से होती है। और शायद आप ही हैं, शिक्षक ही है जो समाज को गढ़ता है। बहुत तरह की गतिविधियां भी आप कराते हैं अपने विद्यालय में, ताकि खास करके बालिकाओं को केंद्रित करते हुए सामाजिक समरसता के विषय को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा इन विषयों पर भी हमें बताएं कि आप क्या क्या चीजें करती हैं। कुछ तस्वीरें तो दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ यूनिक एक्टिविटीज के बारे में बताएं जो लगता है कि ये करने से ना हमारे विद्यालय में कुछ बदलाव आया। हाँ, दरअसल जहाँ तक बालिकाओं की बात है तो बालिकाओं से संबंधित दो मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि वो आत्मनिर्भर बने और बिना आत्मनिर्भरता के वो किसी भी
ऊंचाई तक जाने की कल्पना नहीं कर सकती हैं। और आत्मनिर्भर कहने से यहाँ पर मेरा सीधा सीधा मतलब है कि इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं और गलत का विरोध भी कर सकते हैं। तो और इस एक एम्बिशन को लेकर चलने से, इस लक्ष्य को लेकर के चलने से बच्चे पढ़ाई में भी ज्यादा मन लगाते हैं और उच्च शिक्षा की ओर भी वो अग्रसर होते हैं। तो ये एक मेरा रहता है, मेरे मेरे मन में ये बात रहती है। और मैं जब भी कक्षा में जाती हूँ और पहली घंटे में विशेषकर, तो मैं इसके बारे में उन लोगों को जरूर प्रेरित करती हूँ कि वो ऐसा करें। दूसरी बात ये है कि जिस उम्र की बालिकाएं हमारे यहाँ रहती हैं, किशोरावस्था की, उन्हें कुछ और जानकारियां भी देनी होती हैं, जैसे कि उनके जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनको किस मिनरल, कैल्शियम वगैरह की आवश्यकता होती है। इस वक्त जो उनकी माहवारी से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो कई बार ये बातें वो खुलकर हमारे साथ नहीं करना चाहती, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये टीचर तो हमारे साथ रोज रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी बातें सुनकर और फिर किसी दूसरे के साथ डिस्कस करें। तो इसके लिए हमने ये प्रयास किया था कि एक समाज सेवी है प्रगति शंकर, तो उन्हें हमने अपने विद्यालय में इनवाइट किया था, और वो भी बहुत अच्छे से बच्चों को समय देकर इन सब टॉपिक के ऊपर में बात करती हैं, आत्मरक्षा के बारे में बात करती हैं। इसके साथ साथ मेरा एक राष्ट्रीय कवि संगम करके एक समूह है बोकारो में, तो उसमें मैं एक सदस्य के रूप में हूँ। और पिछले साल हमने विद्यालयों में कविताओं की कंपटीशन करवाई थी विभिन्न विद्यालयों में, और वहां से लगभग 60 विद्यालयों में, मतलब काफी बड़ा कार्यक्रम था वो। और फिर उसका जो अंतिम समारोह था, उसमें सुदेश भोला जैसे राष्ट्रीय कवि भी आए हुए थे, और बहुत अच्छा मंच था। और वहां से कवि सम्मेलन का आनंद उन सारे बच्चों ने लिया, और फिर उनको प्रमाण पत्र दिया गया। तो इस संस्था जो है जिससे मैं जुड़ी हूँ, इसका उद्देश्य है राष्ट्र जागरण। तो इस हिसाब से बच्चों में जो नेशनल इंटीग्रेशन की भावना होती है वो पनपती है, राष्ट्र प्रेम पनपता है, और वो एक, जिसको आप बोलते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनने की ओर प्रेरित होते हैं। साथ ही साथ जैसे विभिन्न अभियान चलते हैं, तो उनको सपोर्ट करना तो हमारा दायित्व ही बनता है। इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे जागरूकता अभियान होते हैं, जिसमें विशेष तौर से हमारे विद्यालय में एक बार हुआ था भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम। इसमें आकर उन्होंने ये बताया था, जो इस भ्रष्टाचार निरोध संस्था से जो लोग आए थे, उन्होंने ये बताया था कि किस तरह का भ्रष्टाचार समाज में होता है, आप किस तरह उससे जूझते हैं, और आप किस तरह इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की जागरूकता भी बच्चों में होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी सोसाइटी को बदल सके।